पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व जितना पुराना है, इंसान और वन्य जीवों का रिश्ता भी उतना ही पुराना। लेकिन विकास की दौड़ में हम इंसान तथाकथित रूप से सभ्य हो गए और अपने साथी वन्य जीवों को बहुत पीछे छोड़ गए। और अब जब भी इंसान और वन्य जीव आमने सामने आते हैं तो सिर्फ संघर्ष ही नजर आता है। बाघ इतना बड़ा था, जितनी उसकी आंखें थी, जितना सिर था उसका, और मोटे थी यूं। हम तो ये चाह रहे हैं कि जो जहाँ बाघ दे रहे हैं वो शूट करवा दो बस। ये मांग हमारी बाघ है, क्योंकि आज हम हमारे साथ घंटा कल किसी और के साथ हो सकती है। मैं कम से कम 5-6 बार बाघ से टकरा गई। उसके बाद 5 से 6 बाघ अगल बगल के गांव में देखने को मिले। हम डेड बॉडी नहीं उठाते जब तक हमें बाघ को मारने का आदेश नहीं दिया जाता। बाघ हो चाहे कुछ भी, कोई भी जंगली जानवर हो, जब जंगल में नहीं मिलेगा कुछ तो वो बस्ती की तरफ आएगा, तब उसे कोई गाय भैंस मिले या चाहे उसको कोई बच्चा मिले। हमारी टीम पहुंची है उत्तराखंड, जहां धरती के सबसे शानदार प्राणियों में से एक गुलदार इंसानी सूझबूझ पर हावी हो रहे हैं। हम पड़ताल करेंगे इंसान और वन्य जीवों के टकराव के कारणों की, क्योंकि अगर हम अभी इनके कारणों को नहीं समझ पाए तो ये दुनिया रहने लायक नहीं बचेगी। ये कहानी है इंसान और वन्य जीवों के संघर्ष की। जीवन की उत्पत्ति के बहुत सालों तक हम इंसान भी शायद कभी वन्य जीव ही थे, लेकिन धीरे धीरे हमने अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के बलबूते अपना एक अलग समाज बना लिया। हम तथाकथित रूप से सामाजिक हो गए और हमने पीछे छोड़ दिया उन वन्य जीवों को जो शायद हमारे साथ ही कभी जिया करते थे। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा है। हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के श्रीनगर के नजदीक फरासू गांव में, जहां आदमखोर गुलदार ने कई बच्चों का शिकार किया है। वो तो बच्चा थोड़ी खेलना गई छ, अब मैं तो गौर है मुझे, मैं गौर से पिछाड़ पर लगी। मैंने जाने नहीं कि वो तो कह लोड़े में तो आवाज़ मारी कि तेरे किसी ना कब मैं बोलो नोना थोड़ी खेलना गई छ। तो वहाँ बाद में पता लगी कि जब वो तो मिली नहीं, वो खोज सर भाई हम नहीं मिली कहीं ना। तो वहाँ बाद हम सर गाँव पर फिर नहीं, तो पार हम गए तब बट पर जब बड़े बाघ उठे तो मेरे नौना ने देखे कि जूता पहले कि जूता मिली, तो वहाँ बात पता लगे कि भाग लीजिए और कुछ नहीं मिले, कपड़ा कपड़ा भी नहीं मिले, मैं कुछ ना खाली एक पैर मिला जूता। बीना देवी अपने बच्चे को गुलदार का निवाला होने से नहीं बचा पाई, लेकिन फरासू में ही हम एक ऐसी जाबाज महिला से भी मिले जिसने अपने बच्चे को गुलदार के मुंह से जिंदा बचा लिया। उस दिन हम शादी में जा रहे थे श्रीनगर, परिवार की शादी थी। शाम को 5-5:15 बजे करीब धूप थी चारों तरफ और हाथ में पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मैंने इसको पकड़ा हुआ था। जा रहे थे तो वो ऐसे लेट रखा था रास्ते की बगल पे ना, तो इतना ही कहते हुए उसने एकदम इसका पैर यूँ पकड़ा हाथ से और इसको उल्टा करके यूँ करके गिरा दिया नीचे। तो मैं हैट हैट करने में लगी, तो मैं उसको यूँ थपथपा रही उसको, लेकिन वो पता नहीं क्यों मेरे को अटैक नहीं कर पाया वो, जबकि वो मेरे को अच्छे से कर सकता था अटैक ना। इसको छोड़ के मेरे को भी तो अटैक कर सकता था वो, लेकिन उसने मेरे को अटैक नहीं किया। मैं इतनी चिल्लाई कि यहाँ गांव वालों को तो है, लेकिन आगे वाले गांव को भी पता लगा कि वहाँ क्या हो रहा है। कि
इतना चिल्लाई ना, क्योंकि मेरा तो एकमात्र सहारा मेरा बेटा ही है। बाकी हस्बैंड मेरे एक्सपायर है, 16 साल हो गए एक्सपायर हुए। मेरी शादी के 7 महीने हुए थे तो मेरा बेटा पेट में था, तो वो एक्सपायर हो गए थे। फरासू में सक्रिय इस गुलदार ने इस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के कई दूसरे गांवों के लोगों को भी शिकार बनाया, खासकर बच्चों को। आदमखोर जो नरभक्षी जिसे माना जाता है, बच्चों को खाने के बाद या मनुष्य प्राणियों को खाने के बाद नरभक्षी माना जाता है, तो वो पकड़ा गया। लेकिन हमें लगता है कि वो नहीं पकड़ा गया। जो असली जो मर्डर जो करने वाला था वो नहीं पकड़ा। उसका सीधा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि ठीक 2015 4 तारीख को जो है फिर दूसरे बच्चे को गुलदार मिला। इस दौरान 4 साल की बच्ची को यहाँ मरोड़ा गांव है, वहाँ से 4 साल के बच्चे को उठाकर उसने नीचे किया। इसके बाद मंदोली में उसी के दौरान नेक्स्ट ठीक 1 हफ्ते के बाद सेम गांव में एक बालक दादा के हाथ से खींचना, गुलदार ने दादा के हाथ से खींचाया 12 बजे की। उत्तराखंड में गुलदार जब आदमखोर हो जाते हैं तो उन्हें मारने के लिए एक शिकारी की जरूरत पड़ती है। पौड़ी के रहने वाले जॉय हुकील ऐसे ही शिकारी हैं। मेरा नाम जॉय हुकील है और मैं पिछले करीब 10 सालों से फॉरेस्ट विभाग की जो है मदद करता आ रहा हूँ। जहाँ जहाँ पे भी नरभक्षी लगते हैं वहाँ पे मुझको भी बुलाया जाता है। तो पिछले 10 सालों से मैं ये काम करता चला जा रहा हूँ। इस बीच मैंने करीब 6 जो नरभक्षी उनको पिंजरों में पकड़ा है और इसके अलावा जो पिंजरे में नहीं आ सके तो उनको मारना पड़ा। वो 31 करीब नरभक्षी जिनको कि गोली से मारा है। फरासू का आदमखोर शिकारी बना गुलदार भी आखिरकार जॉय हुकील की गोली का शिकार हुआ। लेकिन जॉय का दूसरा पक्ष भी है। जॉय गुलदारों से बेहद प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि गुलदार किन परिस्थितियों में आदमखोर हुआ है। सबसे बड़ी वजह है कि भूख। जिस तरीके से उनकी आबादी बढ़ गई है पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में बंदर, आपके लंगूर और सूअर और गुलदारों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और क्योंकि गुलदारों के लिए जंगल में जिस हिसाब से उनकी आबादी बढ़ी है उस हिसाब से उनके लिए भोजन नहीं है, तो वो एक आसान शिकार के लिए जो है शहर की तरफ आ रहे हैं। और शहर की तरफ क्या है कि हमारे पहाड़ों में क्या हो गया कि गांव हमारे खाली होते चले जा रहे हैं, लोगों ने पलायन कर दिया है। तो पलायन की वजह से क्या है कि जो खेत जहाँ पे खेती होती थी वहाँ पे आज झाड़ियाँ या पेड़ उगाए हैं वहाँ पे। कुछ सालों में एक जो माइग्रेशन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन दिनों। माइग्रेशन होने से हुआ ये है कि लोगों के जो खेत थे वो भी झाड़ियों में तब्दील हो गए हैं और ये झाड़ियाँ आपके गाँव के बहुत करीब आ गई हैं, क्योंकि उनको ना तो वहाँ पे कोई खेती करने वाला बचा है और जो कुछ लोग जो बचे हैं वो बड़े इजी टारगेट हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो बेस्ट हाइड आउट है लेपर्ड का वो है झाड़ियाँ। तो क्या गुलदार को आदमखोर बनाने के पीछे खुद इंसान ही जिम्मेदार है? इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए हम पहुंचे हैं पौड़ी के सुंदरई गांव, जहां गुलदार ने 65 साल के वीरेंद्र प्रसाद को अपना ताजा शिकार बनाया है। मेरे पीछे जो आप ये एक शेड देख रहे हैं, ये दरअसल एक बस स्टॉप है जो यहाँ के लोकल बाशिंदे इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब से कुछ दिन पहले यहाँ पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जो बताया जा रहा है कि जिनका ये रास्ता हुआ करता था, वो आराम कर रहे थे और उसी दौरान उन पर एक हमला होता है और उनका शिकार कर दिया जाता है एक गुलदार के द्वारा। ये आप जिस जगह में देख रहे हैं, यहाँ पे जब गुलदार ने हमला किया तो ये ब्लड गिरा हुआ है। फिर यहाँ से वो इधर ले गया जहाँ पे कि उसने उसको निवाला बनाया।
यहाँ पे सारा ब्लड गिरा हुआ है और ये वो जगह है जहाँ पे वन विभाग ने पिंजरा लगाया हुआ है। किसी ने कल पता नहीं प्रधान जी लोग आया तो उन्होंने बताया हमको। फोन करूँ तो फोन पर करके बताया कि मतलब इन्हें घटना घटी जब तब पता चला हमसे। फिर 8 बजे गए हो और 8 बजे शाम को रोज बात है और खाने के टाइम पर मेरे को पता चल गया, कान में आवाज़ आई। उन्होंने बोला आप पता नहीं आवाज़ आई, मैं बाहर आई कुछ नहीं। तब मित्र इन लग मतलब ऊपर वो घटना घटनी चाहिए। जब मित्र आवाज़ के बने तो मित्र इन लग वो टाइम पर कुछ घटना घटनी चाहिए। एक बड़े पहले कमरा था गाँव में इन तार दाख में कुछ ना बुआरी खां बाल में वाले इनकार तासुर हो जाएगी माल खाना देर मालूम खड़े भी तो वो टाइम पर मित्र लगा घटना करनी चाहिए। ऊपर तो ऊपर कुछ बिजली दवा तो कुछ बोल को बहुत निर्गार हो भी। क्या आपने क्या लगी क्या लगी आपको? मेरे लगी मेरी आवाज़ आई मेरे कौन मैंने आवाज़ दे रहे हो मेरे को आपने खाना खा लिया क्या कर रहे हैं पता नहीं क्या हुआ है मेरे को पता नहीं क्या हो गया। वीरेंद्र प्रसाद परिवार के मुखिया ही नहीं बल्कि रीढ़ भी थे। उनके जाने से परिवार के अस्तित्व पर ही संकट आ गया है। बाग तो यहाँ बहुत है ना, लेकिन जो बाग वो था वो तेंदुआ मतलब अजीब टाइप का बाग थी, तो बाहर से छोड़ के बाहर से ला रहे हैं यहाँ छोड़ दे रहे हैं। जो यहाँ के बाग हैं ये हमला नहीं करते आदमियों पे, थोड़ा मतलब गाय बकरी यहाँ पे वहीं हमला करते हैं, लेकिन आदमियों पे तो हमारा ये क्षेत्र ऐसा है कि मतलब हमें हमारी उम्र भी मतलब 33-34 साल 35 साल लगभग हुई। हमने भी अपने इस इलाके में आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना कि मतलब किसी आदमी पे बाघ ने हमला कर दिया। कल की बात है यहीं पे सामने बच्ची को ले गया वो, मतलब बच रहा था काफ़ी बड़ा, मार नहीं पाया लेकिन दाड़ गया उसको, मतलब यहाँ से गला गुला पीठ उठ पे पूरा दाड़ गया वो। अब बाघों के लिए क्या होना चाहिए, हम तो बोल रहे हैं तो इनको शूट कर दो भाई। अगर माने जंगलात वाले हैं, हमने परसों भी बोला था उनको, DFO आ रखे थे, वो विनोद रावत जी आ रखे थे वन मंत्री। हमने बोला भाई तुम्हारे लिए तो मतलब अपने जानवर ज़्यादा महंगे वो रहेंगे मतलब कीमती है, और हमारे इंसान मतलब कुछ नहीं है, मतलब कुछ ही तो नहीं है। तब जब वो चले जा रहे हैं अपने, अब उनका अब देंगे वो हमको कि क्या देंगे वो बताओ? आदमी दे देंगे हमारे को 2-3 लाख में हो जाएगा हमारा, बोला बताओ आप बताओ, हमारा तो इंसान ही चला गया ना। सुंदरई गांव में गुलदार का आना कोई नई बात नहीं, लेकिन बीते 8-10 सालों में किसी गुलदार के आदमखोर होने का ये पहला मामला है। इंसानों पर हमला करने के अलावा गुलदार ने इस बार दिन दहाड़े शिकार किया था, वो भी एक व्यस्त सड़क पर बने बस स्टॉप पर। आखिर इसकी वजह क्या थी? नहीं सर, ये काफ़ी टाइम बाद हुआ। बहुत पहले ये सलान जल पड़ी है, सामने जो ये पहाड़ सा दिख रहा है दीवा देवी मंदिर, उस इलाके में आज से 8-10 साल पहले ये केस हुए थे। उसके बाद कहीं देखने को नहीं मिला सर। ये सबसे बड़ा कारण तो ये है कि ये सामने जो पहाड़ी हमारी दीवा देवी मंदिर की, ये बहुत बड़ा एक जंगल है जिसमें हिरन से लेके हर प्रकार का जीव यहाँ पर रहता है। और इसमें लगभग इस सीज़न में, इस फायर सीज़न में 3-4 बार आग लग चुकी है, जिसके कारण वहाँ से जंगली जानवर जिनके घर तबाह हुए, बच्चे ख़त्म हो गए, उनका शिकार ख़त्म हो गया, भोजन ख़त्म हो गया। उसके बाद इन्होंने जो है गांव की तरफ रुख करना शुरू किया, उसी के कारण ये दिख रहा है सामने। सुंदरई का आदमखोर तेंदुआ उसी रात पिंजरे में कैद हो गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वीरेंद्र को निवाला बनाने के 2 दिन बाद एक और बाघ का हमला हुआ है। ये गाय गुलदार के हमले का शिकार हुई है और हो सकता है इसकी जगह कोई इंसान गुलदार का निवाला बन जाए। इसके मतलब बाघ के डर से मैं सर यहाँ से छोड़ के मैं श्रीनगर सिरकोट गई, जबकि मेरी कोई स्थिति नहीं कि मैं किराए पे रूम लेके वहाँ पे पढ़ा सकूँ बेटे को ना।
लेकिन वहाँ पे मैं कैसे अपना अरेंजमेंट करती, कैसे करके खर्चा करती, मैं ही जानती। बाकी अब किसी को कोई नहीं सपोर्ट करता ना, अपने आप ही झेलना पड़ता। अब नहीं तो यहाँ पे हमारा एक रूम है, वो किचन है, लैट्रिन बाथरूम सब ठीक ठाक है, खेती बाड़ी है। यहाँ पे मैं पहले खेती भी करती थी, गाय भी थी, बच्चा भी पढ़ाती थी, अपनी जो है जो थोड़ा सा वो भी करती थी। वहाँ पे एक रूम में हम किचन भी, कमरा भी, सब कुछ वहीं पे अरेंजमेंट करते। परेशानी तो होती है ना, बाकी ही वजह से हम घर छोड़ के वहाँ गई, ये सबको पता है गांव वालों को। जॉय हुकील एक शिकारी ही नहीं बल्कि बाघों और गुलदार की मानसिक दशा समझने वाले वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी हैं। उनसे बात करके हमें गुलदारों का एक ऐसा पहलू समझ में आया जो किसी को भी चौंका सकता है। ये पौड़ी में ऊपर कंडोलिया में एक शादी हो रही थी, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स कार में बैठे थे और वो जो है नीचे शादी में जाने का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग थे, तो उन्होंने ये सोचा कि जब भीड़ कम होगी तो हम जाएंगे। तो इतने में उन्होंने देखा कि एक लेपर्ड आया और लेपर्ड ने जो है नीचे देखा, काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, डांस भी हो रहा है, तो वो वहाँ चुपचाप से बैठ गया, दोनों हाथ अपने ऊपर करके एक छोटी सी दीवार पे, और वो आधे घंटे तक वो सब कुछ देखता रहा। अच्छा। और आधे घंटे वो सब कुछ देखने के बाद वहाँ से चले गया। तो मेरा ये मानना है कि खाना तो है ही, क्योंकि खाना उनकी एक बेसिक नीड है, लेकिन इसके अलावा ये एक चकाचौंध की दुनिया, जंगलों का जो उनका जो अकेलापन है, जो अंधेरा है, तो भूख के अलावा ये है कि उनको ये सारी दुनिया भी पसंद आ रही है। मैंने देखा है कि कई लेपर्ड जो हैं, आप सड़क के किनारे जाएंगे रातों में ड्राइव करते हुए, तो 5-5, 6-6 घंटे बैठे हैं हाईवे पे और गाड़ियों को आते जाते देखते हैं। लेपर्ड वर्सेस ह्यूमन जो कन्फ्लिक्ट है, ये उत्तराखंड के अंदर बहुत पुराना है और ओवर द इयर्स हुआ ये है कि इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। जो 2008 में जनगणना हुई थी उसमें ये इन्होंने बताया सरकार ने कि अब 2600 लेपर्ड्स हैं और अब तक जब से स्टेट बनी है 300 से ज़्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं उत्तराखंड के अंदर ऑफिशियली। तो क्या तेंदुए अब वाकई इंसानों के करीब आना चाहते हैं? जॉय के साथ हम निकले हैं इस पूरी समस्या की पड़ताल करने को। रात दिन एक करने के बाद हमें पौड़ी गढ़वाल के एक इलाके में आदमखोर गुलदार की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। क्या हमें वो आदमखोर शिकारी मिल पाएगा? बहुत ज़्यादा ये चांसेस हैं कि वो नीचे इस समय आए पानी पीने और हमें कहीं पे नज़र आ जाए। और ये देखिए सारी झाड़ियाँ हैं जो कि उसके छिपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। हड्डी भी है। ये आपकी जो हड्डी है, ये हो सकता है कि उसका कोई पुराना शिकार हो। यहाँ पे भी उसकी देखिए ये पड़ी हुई, तो ये हो सकता है कि उसने कोई शिकार किया हो जिसकी हड्डियाँ की यहाँ पे बची हैं। यहाँ पर भी देखिए ये भी एक उसकी हड्डी है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये रास्ते से वो आता जाता हो। अच्छा, एक बार वो शिकार कर लेता है तो क्या वापस वहीं आता है पलट के? हाँ, वो जिस शिकार पे एक बार मेहनत कर लेता है, थोड़ा सा उसे खा लेता है या उसे मार देता है, तो वो फिर उसके पास ज़रूर आता है उसे खाने के लिए, क्योंकि वो एक सिटिंग में उसको पूरा ख़त्म नहीं कर सकता है। वो उसको करीब 2-3 सिटिंग एक दिन में 24 घंटे में करता है और करीब 2-3 दिन उसे खाता है जब तक मांस बिल्कुल सड़ या गल ना जाए। अब इन झाड़ियों के बीच में कहीं पे भी छाँव है जहाँ पे आपको दिख रही है, तो हो सकता है वो ठंड में आराम करने के लिए यहाँ पे रह सकता है। ये उसके लिए बड़ी अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पे ग्रामीण लोगों का आना जाना कम है, कोई शोर शराबा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है उसके लिए, तो ये छिपने के लिए और दिन में सोने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। और पानी भी पास में? और पानी पास है, ये देखिए नीचे। आप मेरे पीछे की तरफ से आ जाइए, इस तरफ से, इस तरफ बैठ जाइए। आप सर इनके कोई सूंघने की शक्ति होती है क्या? इनके सूंघने की शक्ति तो करीब करीब इंसानों की जितनी है या थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इनकी देखने की और सुनने की जो है वो बहुत तेज़ है शक्ति।
जिनकी आंखें और इनके कान जो हैं वो बहुत तेज़ हैं। और इसके अलावा आपने इनके ये विस्कर्स देखे होंगे साइड में, जिनको मूछें कहते हैं यहाँ पे गढ़वाल में। तो ये भी बहुत काम करती हैं, क्योंकि जब ये अपने शिकार को के फिराक में बैठे होते हैं तो ये बिल्कुल ज़मीन से चिपक के चलते हैं, और आसपास अगर कोई जानवर चलता है तो वो उसकी वाइब्रेशन को, ये जो इसके ये हैं विस्कर्स हैं, ये कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो उससे उसको थोड़ा आभास हो जाता है कि इधर कोई चीज़ है। कितनी देर तक आप इंतज़ार करते हैं? हमारे इंतज़ार का कोई हद नहीं है। वो देखिए कुछ आवाज़ भी, आप खामोशी से रहिएगा, आप खामोशी से रहिएगा, बिल्कुल किसी कोई भी आवाज़ ना करें। ये देखिए पास पे कुछ पत्थर लुढ़कने की आवाज़ आ रही है आपको, हो सकता है वो पहाड़ से नीचे उतरा हो। लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। नरभक्षी गुलदार से हमारा आमना सामना नहीं हो पाया। वो जो उस समय हमने आवाज़ सुनी तो वो हो सकता है कि गुलदार हो या कोई अन्य जानवर भी उसमें रहा हो। और जब हम जाते हैं उसका पीछा करते हैं तो करीब करीब यही हालात रहते हैं, दिन के करीब करीब यही हालात रहते हैं कि हम कई बार कोशिश करते हैं, लगता है कि ये यहाँ पे हो, तो वो वहाँ पे 10 में से 1 बार शायद वो हो, और ज़्यादातर बार वो नहीं भी होता, या फिर सतर्क होकर वो अपना रास्ता बदल देता है। तो उसको ढूंढना और उसको मारना ये काफ़ी एक जिद्दोजहद का काम है। गुलदार एक ऐसा जानवर है कि उसके पीछे कई जानवर और पलते भी हैं, इसीलिए उसे जंगल का राजा कहा गया है। क्योंकि जब वो शिकार करता है, वो शिकार करने के बाद जब वो छोड़ देता था, उसके बाद गीदड़, सियार, चिड़ियाँ, कई किस्म के कीड़े मकोड़े उसे खाते हैं। तो वो जो है एक किस्म से जो उसको राजा कहा जाता है, वो शायद इसीलिए कहा जाता है। और बाकी वो एक बहुत खूबसूरत जानवर है, लेकिन हमें मजबूरी में, क्योंकि जब लोगों की लाशें देखते हैं, परिवारों को रोते बिलखते देखते हैं, तो ये लगता है कि इनको जल्दी से सज़ा दे देनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ऐसा ना हो कि कहीं असली अपराधी तो बच जाए और उसकी जगह और सारे गुलदार मारे जाएं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जल्दी से जल्दी उस गुलदार को मार के, जो कि आतंकवादी एक किस्म से हो चुका है, उसे मार दिया जाए, और बाकी जो इनोसेंट लेपर्ड्स हैं, लोग इनसे किसी तरह अपना बदला ना लें किसी और नाजायज़ तरीके से। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब उसकी डेड बॉडी में देखता हूँ, जब बंदूक मेरे हाथ से हट जाती है, तो मैं ये सोचता हूँ कि काश ये नरभक्षी ना हुआ होता, तो ये और जी लेता। बाघों की समस्या उत्तराखंड में नई नहीं है। ये मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट के जमाने से चली आ रही है। करीब 90 सालों का ये संघर्ष आज भी बरकरार है। देखिए, जिम कॉर्बेट ने कुमाऊं गढ़वाल में कई मैनेजर्स मारे हैं। तो गढ़वाल में रुद्रप्रयाग में एक लेपर्ड लगा था जो कि मैनीटर हो गया था। 1918 से वो 1926 तक रहा। जिम कॉर्बेट जो है, पहली बार उसे मारने ऋषिकेश से पैदल आया और वो पहुंचा रुद्रप्रयाग, वो वहाँ पे रहा। 1 महीने तक उसने कोशिश करी कि वो किसी तरह से उसके हाथ आ जाए और उसे मार पाए, लेकिन वो उसे नहीं मार पाया। उसके बाद वो उसके काम थे अपने, वो चले गया। उसके बाद फिर वो दूसरी बार आया और वो इस बार जो है गैरसैंण के रास्ते आया पैदल चलते हुए। और जब वो गैरसैंण के रास्ते वापस आया पैदल चलते हुए, तो कुछ दिन रह के उसने उस नरभक्षी को मार दिया। उस नरभक्षी ने जो है ऑफिशियली करीब 125 लोगों को मारा था, जो ऑन रिकॉर्ड है, और बाकी शायद और लोगों को मारा। तो ये संघर्ष जो है कोई ये नया नहीं है, लेकिन मेरा ये सोचना है कि वो संघर्ष कम नहीं हुआ तब से आज तक। वो संघर्ष आज भी चला आ रहा है और आज और ज़्यादा है,
संघर्ष। हमारे समाज का लेपर्ड के प्रति जितना श्रद्धा भाव है शेर के प्रति, हमारे मुखौटे होते हैं पूरे जोशीमठ के इलाके में, हर मुखौटे में एक पात्र शेर है। शेर एक पवित्र पात्र है, उसके प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा है, उसको लोग पूजते हैं। शेर ने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, लेपर्ड ने हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। कभी 50 साल में एक मैन ईटिंग लेपर्ड बन गया तो लोगों ने उसको फंसा के किसी तरह मार देते थे, बाकी लेपर्ड हमारा दुश्मन कभी भी नहीं था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है एक रिसेंट फेनोमेनन है, और इसकी वजह शायद यही है कि हम लोगों ने उनकी संख्या थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दी, ये भी एक बैलेंस से ज़्यादा बढ़ा दी है, और ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और जंगलों में ऐसे ये भी झूठ है कि वहाँ हिरन नहीं है भाई, जैसे आग बहुत सालों में इस साल लगी है तो इससे हो सकता है हिरन वरन चलते हों। वाइल्ड लाइफ बहुत सारी है। बचपन में इतने मुर्गे नहीं दिखते थे मुझे जंगलों में, मैं गाड़ी चलाता हूँ तो कई जगह पर मुझे मुर्गे घूमते हुए दिख जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ तो लेपर्ड का खाने के लिए बड़ी है, घटी नहीं है। उसका कारण ये है लेपर्ड ज़्यादा हो। देखिए, तय हम ही लोगों ने करना है कि हमने उनके साथ किस तरीके से रहना है। तो हमारी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो हम लोग कुछ ऐसा बनाएं, और वो सिर्फ मैं ही अपनी बात उसमें ना रखूं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उससे, फॉरेस्ट विभाग है, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं, कोई रिसर्च स्कॉलर्स हैं, सब लोग बैठें और हम किसी ऐसे उसमें पहुँचे नतीजे में कि हम एक पॉलिसी बनाएं ताकि हम एक दूसरे के साथ जीवित रह सकें बिना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए। अच्छे वो भी नीचे वो जानवर छन, पर फिर बच्चों के खतरा चे यानी छोड़िया रहा तो एक मिनट चलिए फिर अड़ोस पड़ोस कह हर गाँव में कह नुकसान हो कह बच्चों नुकसान हो, अच्छी बात नहीं। आइए तन छोड़िया छन गाँव में तो तब उन करने नुकसान हो, अपना कुछ ना उन खाने कुछ ना कुछ वो जय मिलूँ वही खाना तब तो वो तो वहीं चैन जंगल आता तो वहीं चैन कि हाँ ये गाँव में इतना नुकसान नहीं हो। कुछ हम लोगों की भी गलती है जो कि हम जीवों को मतलब वो करते हैं, जीवों पे एकदम हम लोग अटैक करते हैं। कुछ उनकी भी गलती है, वो तो अपना शिकार कहीं ना कहीं से चाहे हम ही को करे चाहे अन्य जीवों को करे, लेकिन उन्होंने भी अपना शिकार देखना है ही ना। तो इस हालत में हमको भी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, और उनको भी हमको एकदम से जैसे जंगल में आग लगी हुई हो सब जगह इस तरह का नहीं माहौल नहीं बनाना चाहिए ना। उसके लिए हम लोगों को रोकथाम करनी चाहिए ना। बाघ भाई उसको खाना पीना नहीं मिलेगा तो बस्ती की ओर तो आएगा। अब जंगल में तो कुछ है नहीं। अब इस समय देखो सारे जंगल जो है जल के खत्म राख हो गए, तो उन्हें क्या चारा है जंगल में? वो बस्ती के तरफ तो आएंगे बाघ। बाघ हो चाहे कुछ भी कोई भी जंगली जानवर हो, जब जंगल में नहीं मिलेगा कुछ तो वो बस्ती की तरफ आएगा। तब उसे कोई गाय भैंस मिले या चाहे उसको कोई बच्चा मिले, तो उसने तो अपना पेट भरना ही है। आज उत्तराखंड के हर गांव में करीब 4 बाघ हैं। देश के बाकी इलाकों का भी यही हाल है। ऐसे में क्या हम इंसान गुलदारों के साथ सह अस्तित्व बना पाएंगे? ये सवाल वन्य जीवों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ इंसानों के लिए है। ये खूबसूरत जंगल और यहाँ बसे वन्य जीव जंतु, प्रकृति की इन अमूल्य धरोहरों का अस्तित्व शायद इंसानों के बिना भी मुमकिन है, लेकिन इंसानों के मामले में ऐसा नहीं है। इंसान इन जंगलों, इन जानवरों के बिना अधूरा है। ऐसे में ये जिम्मेदारी इंसानों की ही बन जाती है कि वो कुछ ऐसी नीतियां बनाए, कुछ ऐसी सोच रखे कि इंसानों और वन्य जीवों का ये जो संघर्ष है ये या तो खत्म हो या कम से कम हो सके। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी।